नैनों में सजना। सर नैनों में सजना नहीं होता सर, नैनों में सपना होता है और सपनों में सजना होता है। बेटा सजना तो होता है ना। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओ हो, ओ माय गॉड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास मुझे लगता है ज्यादा लंबी चलने तो वाली नहीं है, बट देखते हैं कितनी देर चला पाते हैं इस क्लास को। ओके ओके सर। चलिए, लेक्चर नंबर 12। भाई साहब 12 लेक्चर लगवा दिया आपने, आप लोगों ने 12 लेक्चर लगवा दिए। लास्ट टाइम के बैच में ये चैप्टर 9 लेक्चर्स में ओवर हो गया था और आपके बैच में 3 लेक्चर हमें एक्स्ट्रा लग गए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज हम करेंगे पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर चार्ट से। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं रिवाइज करा दूंगा। पोस्टल बैलेट का प्रोसीजर एक बारी हम चार्ट से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। आइए, कहां गया सबसे पहला स्टेप? पोस्टल बैलेट में सबसे पहला स्टेप होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वन स्क्रूटिनाइजर को, जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता मतलब इंडिपेंडेंस की बात आ गई, क्योंकि अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि वो सही से प्रोसीजर को चेक ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम नॉर्मली सीएस इन प्रैक्टिस को ये काम देते हैं। स्क्रूटिनाइजर भी अपनी कंसेंट देता है कि वो कंपनी में स्क्रूटिनाइजर बनने को रेडी है। उसके बाद बेटा नोटिस बनाया जाता है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया जाता है, और साथ में पोस्टल बैलेट फॉर्म को प्रीपेड पोस्टेज के द्वारा, प्रीपेड पोस्टेज मतलब कि हम आपको पैसा देकर भेज रहे हैं और वापसी का भी पैसा देकर भेज रहे हैं, आप क्या करना, हमें रिटर्न कर देना। ये आप नॉर्मली या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेजते हो, लेकिन अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मींस को भी कवर कर लिया गया है। कितने दिन का टाइम दिया जाएगा भैया? 30 दिन का टाइम दिया जाता है। नोटिस के डिस्पैच के 30 दिन के अंदर आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए। अगर 30 दिन बाद किसी का भी रिप्लाई आता है तो लॉ उसको कर देता है रिजेक्ट। ऐसा एज्यूम करता है कि भैया उस मेंबर का रिप्लाई आया ही नहीं है, उस मेंबर का रिप्लाई आया ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। देन आपको इसे इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में छपवाना होगा। कंपनी की वेबसाइट में भी अपलोड करना पड़ेगा, कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जितने भी पोस्टल बैलेट यानी जितने भी मेंबर्स के रिप्लाई आएंगे ना, उसको कौन संभाल के रखेगा? वो किसकी सेफ कस्टडी में रहेंगे? स्क्रूटिनाइजर की सेफ कस्टडी में रहते हैं। वो किसकी सेफ कस्टडी में रहते हैं? स्क्रूटिनाइजर की सेफ कस्टडी में रहते हैं, जब तक कि चेयरमैन साइन नहीं कर देता मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब एक बच्चे का डाउट आता है, सबसे पहला डाउट कि सर अगर पोस्टल बैलेट में मीटिंग नहीं होती तो ये कौन से चेयरमैन की बात हो रही है? ये एक डाउट आएगा कि सर अगर पोस्टल बैलेट में नहीं होती मीटिंग तो ये कौन सा चेयरमैन है? और दूसरा, ये कौन से मिनट्स ऑफ मीटिंग के साइन करने की बात हो रही है, जब आपने बताया कि पोस्टल बैलेट में तो मीटिंग होती ही नहीं है।
यस और नो? यस सर, बात तो सही है। लेकिन अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पोस्टल बैलेट को कहां लिखा जाएगा, पोस्टल बैलेट को कहां लिखा जाएगा? हमने पढ़ा था भाई पोस्टल बैलेट को हम जनरल मीटिंग की मिनट बुक में लिखेंगे। ये उसी की बात कर रहे हैं कि जनरल मीटिंग की मिनट बुक में लिखने की बात कर रहे हैं पोस्टल बैलेट को, और हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भैया अगर आपने मिनट्स में लिख दिया तो मतलब मीटिंग हुई थी और वहां पर यह अप्रूव हुआ था। ठीक है, ओके। और यहां पर चेयरमैन की बात, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग नहीं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की बात यहां पर चल रही है। ओके सर। उसके बाद जो भी मेंबर से हमें रिप्लाई आएगा, क्या हम उसे फाड़ के फेंक सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे फाड़ के फेंक सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या हम उसे जला सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे डिफेस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि उसकी काउंटिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा? स्क्रूटिनाइजर अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ है। पोस्टल बैलेट रिसीव होने के 7 दिन के अंदर यह रिपोर्ट बनाई जाती है। और स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर भी बनाता है अपने पास, चाहे उनने फिजिकल रजिस्टर बनाया हो या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक रजिस्टर भी बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर कोई भी कंफर्मेशन या रिजेक्शन 30 दिन के बाद आएगा तो हम ऐसा मानेंगे कि उस मेंबर से हमें रिप्लाई नहीं आया है। ओके। नेक्स्ट आता है स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट और रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है वो कंपनी को अपनी वेबसाइट पर डालना होता है, वो कंपनी को अपनी वेबसाइट पर डालना होता है। चलिए चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चों? एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर क्या आप जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हो जनरल क्लॉजेज एक्ट, और जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन तो हमने मेजॉरिटी, ये चैप्टर ना इंटरप्रिटेशन का मेजॉरिटी चैप्टर एक्चुअली में अगर आपने सही से कंपनीज एक्ट हमारे साथ पढ़ा होगा तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर बेटा वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। बट क्योंकि इनकी टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी कंपनीज एक्ट से भी डिफिकल्ट है, इनकी टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए ओके। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात यहां पर हो रही है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक कुछ पॉइंटर्स मुझे आपको क्लैरिफाई कराने थे। एक पेज नंबर पे आ जाएंगे आप, पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर सेक्शन 108 पर, सेक्शन 108 पर सेक्शन 108, और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, आइए पेज नंबर 7.49 पे आ जाइए, पेज नंबर 7.49 में आ जाइए।
चलिए ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था एंड पढ़ा था यस और नो, बट हमने इंस्टीट्यूट में देखा कि उन्होंने इंटरप्रिटेशन कैसे लिया हुआ है, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऐसे लिया हुआ है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो अपने एमसीक्यू भी ऐसे आंसर करते हैं और अपने सब्जेक्टिव आंसर भी ऐसे करते हैं। तो यहां पर आप एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, कहां लिखेंगे, जगह है क्या, यहां पर आप नोट लिख लीजिए, इन एग्जाम, ठीक है, इन एग्जाम इफ any of the above two conditions are satisfied, if any of the above two condition are satisfied, then company has to mandatory follow e-voting प्रोसीजर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो आप कह देना कि भैया इसे ई वोटिंग लगेगी। कल एक बच्चे का भी डाउट आया था, मैंने उसको बोला था क्लास में बता दूंगा। तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग ऐसे करनी है। ठीक है, यानी अगर क्यों ऐसे रीडिंग करनी है, बिकॉज यहां पर ना इसको रीड कैसे कर लेना आप, ये जो एवरी कंपनी है ना, एवरी कंपनी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो एवरी कंपनी है ना, इसको यहां से काट कर, क्या कह रहा हूं मैं, यहां से काट कर यहां लिख लो एवरी कंपनी, और यहां पर भी लिख लो एवरी कंपनी। समझे क्या पॉइंट को, समझे क्या पॉइंट को मैंने क्या किया, क्या आप पॉइंट को समझे या नहीं समझे। यहां पर एवरी कंपनी के लिए इधर ये पॉइंट बना लो, इन्होंने क्या किया हुआ है, ऊपर एवरी कंपनी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर कर लो एवरी कंपनी अलग। तो जैसे ही अब आप एंड को पढ़ोगे तो ये एंड अलग कंपनी के लिए है, ये एंड अलग कंपनी के लिए है। ठीक है, सर नहीं समझ रहा, अरे यार तुम लोग ना, अब मुझे तुम्हें इंटरप्रिटेशन सिखाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा मुझे डिटेल में इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, चलिए एंड का मतलब समझ जाना। अब तुम समझना, मैं दोनों में एग्जाम्पल एंड का लूंगा, तुम बताना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। अब मैं आ रहा हूं, मैं अब इंटरप्रिटेशन पे आ रहा हूं, देखना अब तुम, मजा आएगा तुम्हें, नहीं आया तो कहना। कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ या उससे ज्यादा एंड टर्नओवर, मुझे बताओ क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कह रहे हैं अगर, और यहां पे लिखा है will have to follow this section, will have to follow this section। जल्दी बताओ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या एक। सर both condition should be satisfied। is this point clear, any doubt in this? I hope there is no doubt। कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ एंड मोर एंड टर्नओवर लिखा हुआ है, विल हैव टू फॉलो दिस सेक्शन, ये किसी सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है।
अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं लिख रहा हूं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब मैंने फिर से एंड लगाया, हां ध्यान से समझना, पब्लिक कंपनी बोथ हैव टू फॉलो दिस सेक्शन, बोथ हैव टू फॉलो दिस सेक्शन। ब्यूटी देखो एंड की बेटा, तुम ब्यूटी देखो, ठीक है, ब्यूटी देखो तुम एंड की। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों को यह सेक्शन अप्लाई होगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हें यह किसी कंपनी को सेक्शन लगाना है तो क्या दोनों को लगाना पड़ेगा? क्या अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी? वो कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होनी चाहिए, वो कंपनी पब्लिक कंपनी भी होनी चाहिए। फील कर पाए क्या मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को आप फील कर पा रहे हो? तो यहां पर यानी यहां पर बेटा सेक्शन जो है वो प्राइवेट कंपनी पर भी लग सकता है और पब्लिक कंपनी पर भी लग सकता है। तो यहां पर बोथ कंडीशन डैनियल कह रहा है नहीं समझा सर। मुझे बताओ, क्या एक कंपनी दोनों हो सकती है? मुझे बताओ, अगर किसी सेक्शन में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये सेक्शन दोनों को लगेगा, ये सेक्शन दोनों को लगेगा, प्राइवेट और पब्लिक को, तो मुझे बताओ क्या ये सेक्शन एक्स लिमिटेड को लगेगा? दनियल बेटा बताओ, क्या ये सेक्शन एक्स लिमिटेड को लगेगा? आप कहोगे यस। क्यों यस कहोगे? मैं कहूंगा ये तो सिर्फ पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट तो है नहीं, ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही कि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो। तो यहां पर वर्ड एंड को, अब यहां पर और आते हैं, अब देखो और मजेदार, और देखोगे, ये लो एंड और ठीक है, मैं दोनों लाइन का एग्जांपल लिखकर दे रहा हूं, ठीक है, दोनों लाइन का एग्जांपल लिख के देता हूं। ये देखो, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है, both have to follow या रुको, अबे मिट जा, क्या हो गया ये? चलिए, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी नीड नॉट फॉलो दिस सेक्शन। एक जगह लिखा हुआ है वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, तुम्हें यह सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी नीड नॉट, अब नीड नॉट फॉलो दिस सेक्शन। वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को यह सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वन पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को यह सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बेटा एंड भी लिखा होगा ना, यहां पर एंड भी लिखा होगा ना, तो उस केस में यहां पर इसको और ही रीड करा जाएगा, क्योंकि वो दोनों कंपनियों को एग्जम्पशन देना चाहते हैं। हाँ, अर्नब कह रहा है सर आपका टैब लाइन बहुत मारता है यार, जब से नया लिया है मैं लाइन से बहुत परेशान हूं यार। जिंदगी में मैंने तो लाइन मारना नहीं सीखा, लेकिन मेरे टैब ने लाइन मारना सीख लिया। नूरा मैम आएंगी तो उन्हें मार के दिखाऊंगा लाइन टैब पे, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसको हम बोलते हैं, आप स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक रूल सीखेंगे, एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन। जहां पर आप यह सीखेंगे
एंड को और को एंड की तरह लॉ में पढ़ा जा सकता है। हाँ, दनियल कह रहा है एंड क्यों ही लिख रहे हैं। बेटा मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर एंड लिखा हुआ है लॉ में तो तुम क्या करोगे। चलिए, तुम्हें तो इंटरप्रिटेशन करना है ना, तुम खुद से लॉ तो चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, नॉर्मली एंड का मतलब होता है कि आपको सारी कंडीशंस फॉलो करनी है, बट अगेन वो किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है हमें यह भी देखना पड़ता है। चलिए, ओके सर, इससे ज्यादा और डिस्कशन की मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, और मैंने यहां पर इसीलिए आपको दोनों में एवरी कंपनी लिखवा दिया। ठीक है, और मुझे बताओ कोई पॉइंट पेंडिंग तो नहीं है, बाकी तो मुझे सब ठीक लग रहा है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। होमवर्क आपने किया था क्या? आप कहेंगे होमवर्क ही नहीं दिया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे अब आएंगे कि सर होमवर्क कहां दिया था। यस लीजा बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। यस लीजा बेटा, एकदम सही कहा तुमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सीधा। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 80। ध्यान से सुनना, ये जिस क्वेश्चन बैंक में मैं लिख रहा हूं ना, जिस क्वेश्चन बैंक में मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन बैंक भी मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पूरा क्वेश्चन बैंक आपके एनोटेड वाले नोट्स में डाल दूंगा। जैसे एनोटेड वाले चैप्टर्स डले हुए हैं ना बेटा, एनोटेड वाले चैप्टर्स डले हुए हैं, वैसे ही एनोटेड वाला, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैं एक ही साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक जो है एनोटेड वाला भी रहे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नवंबर 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नवंबर 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, एक कंपनी है ओम लिमिटेड, सर्व्ड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स मेंबर। एक कंपनी ने नोटिस भेजा अपने मेंबर्स को, किस चीज का? मनप्रीत बेटा, इंपॉर्टेंट फाइल्स में डलवाया है बेटा। इंपॉर्टेंट फाइल्स में जहां पर ओआर और एसआर की फाइल है ना, वहीं पर ये चार्ट वाला फाइल और नवंबर 23 का क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर अपलोडेड है। ठीक है मनप्रीत बेटा, चलिए, एक कंपनी है जिसने नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दिया अपॉन इट्स मेंबर। The notice stated that the following resolution will be considered at such meeting, will be considered at such meeting. तो resolution to increase the authorized share capital of the company, ये authorized share capital को increase करना चाहते हैं पहला, और ये ऑडिटर को अपॉइंट करके उसकी रिम्यूनरेशन डिसाइड करना चाहते हैं। शेयर होल्डर ने कंप्लेन करा कि अमाउंट ऑफ द इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड रिम्यूनरेशन नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। आपने अमाउंट नहीं बताया कितना है, और क्या ये नोटिस वैलिड है या ये नोटिस वैलिड नहीं है। तो आप जानते हो, एक तो ये कौन सी मीटिंग होगी, यहां पर सेक्शन 102। सेक्शन 102 किस चीज का है मेरे बच्चा? सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको नोटिस के साथ भेजनी होती है, जिससे कि वो मान लेंगे कि भैया डिसीजन लेने में उनको हेल्प हो सकती है। किनको? मेंबर्स को। ये स्पेशल बिजनेसेस के लिए एक्सप्लेनेटरी नोटिस भेजा जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नहीं भेजा जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में होते हैं, 4 बिजनेस होते हैं। सबसे पहला
एवरी डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर, मतलब एवरी डायरेक्टर एंड द मैनेजर। तो यहां पर आपको क्या शो करना होता है, क्या शो करना होता है, इंटरेस्ट शो करना होता है अगर उस ट्रांजैक्शन में है। डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी होता है। हमने देखा था कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या उस बिजनेस के अंदर किसी डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी का कोई भी इंटरेस्ट है या उनके रिलेटिव का कोई भी इंटरेस्ट है तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन ये जो आपको दिया, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 जो है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात करता है। क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है? सर ये स्पेशल बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस, क्योंकि ये उन 4 कैटेगरी में फॉल नहीं करता। एंड हेंस क्योंकि अमाउंट मेंशन नहीं है, द नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, द नोटिस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। लेकिन सेकेंड पार्ट कौन सा है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, क्योंकि वो उन 4 चीजों में फॉल करता है, उन 4 चीजों में फॉल करता है। इसीलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जो है जरूरत नहीं है आपको। सेक्शन 102 का इस बिजनेस के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मीटिंग वाइज नहीं बनता। कैसे बनता है? बिजनेस वाइज बनता है। कैसे बनता है? बिजनेस वाइज बनता है। हाउएवर कंसीडरिंग द 2 रेजोल्यूशन, अगर आप सेम मीटिंग में दोनों रेजोल्यूशन को लेने वाले हो तो आपकी पूरी मीटिंग का नोटिस इनवैलिड मान लिया जाएगा, इनवैलिड मान लिया जाएगा। और इसीलिए ये एक कौन सा? नॉट अ वैलिड नोटिस है। यानी कंपनी ने अगर नोटिस इनवैलिड करा तो मीटिंग इनवैलिड हो जाती है, और मीटिंग इनवैलिड हो जाती है तो उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया तो वो रेजोल्यूशन भी क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। चलिए सीधा अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सीधा यस और नो, जल्दी बताओ। बाकी तो मेरी बुक में सारे मार्क डूबे हुए, मतलब हमने करा दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पेज 86। दनियल कह रहा है ये क्वेश्चन ही नहीं समझा। ओहो हो, क्वेश्चन ही नहीं समझा। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा? पिछला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी कराने जा रहा हूं? शिल्पा बेटा उन्होंने सेकंड वाले केस को इनवैलिड नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है क्योंकि आप दोनों मीटिंग, दोनों रेजोल्यूशन एक ही मीटिंग में ले रहे हो, तो अगर एक भी रेजोल्यूशन की बात आप नहीं लिखोगे तो नोटिस तो पूरा इनवैलिड हो जाएगा ना, और नोटिस अगर पूरा इनवैलिड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं बच्चे, यहां पर मार्क तो है पर ठीक है, ओके, यहां पर बोल्ड लिखा हुआ है, मुझे लगा मैंने करा दिया होगा। चलिए आइए 16 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन वैलिड है या इनवैलिड है यह बताना है। सबसे पहला, एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी वृंदा लिमिटेड, जिसमें शेयर कैपिटल थी, 80 मेंबर प्रेजेंट थे इन पर्सन, 80 मेंबर प्रेजेंट थे इन पर्सन, ठीक है, और बाय प्रॉक्सी 80 मेंबर्स इन पर्सन प्रेजेंट थे, 80 मेंबर कुछ प्रॉक्सी से प्रेजेंट थे, जिनके पास 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर थी, और इन्होंने पोल की डिमांड करी। लेकिन मीटिंग के चेयरमैन ने कहा कि हम तुम्हारी पोल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेंबर्स काउंट होते हैं पोल की डिमांड के लिए, लेकिन प्रॉक्सी काउंट नहीं होते। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि क्या प्रॉक्सी काउंट होते हैं कि नहीं, क्या प्रॉक्सी पोल की डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उनको 1/10 की काउंटिंग में काउंट किया जाएगा या नहीं। तो लॉ क्लियरली बोलता है कि शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो पोल की डिमांड कर सकते हैं, वो पोल की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पोल की डिमांड आएगी, अगर पोल की डिमांड आएगी तो वो भी मांग सकते हैं कि भैया शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए, पोल से होना चाहिए।
ठीक है, तो यही बात है बेटा कि आप पहले इन्होंने लॉ लिखा कि भैया आपका शो ऑफ हैंड से रिजल्ट आने से पहले कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले मांग सकते हैं, लेकिन चाहे वो इन पर्सन आए हो चाहे वो प्रॉक्सी आए हो, और इसीलिए चेयरमैन रिजेक्ट नहीं कर सकता, चेयरमैन रिजेक्ट नहीं कर सकता है, चेयरमैन को पोल करवाना ही पड़ेगा, चेयरमैन को पोल करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेटा, एक एनुअल जनरल मीटिंग में पोल कंडक्ट हो रहा था, पोल स्टार्ट हो चुका था। द मेंबर्स हु अर्लियर डिमांडेड फॉर पोल वांट टू विड्रॉ इट। जिन्होंने पोल मांगा था वो मेंबर्स उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन ने कहा कि एक बार अगर पोल स्टार्ट हो गया तो आप अपनी रिक्वेस्ट को वापस नहीं ले सकते। क्या एज पर लॉ हम वापस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लॉ ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो चेयरमैन इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पोल को विड्रॉ किया जा सकता है, पोल की रिक्वेस्ट को विड्रॉ किया जा सकता है। चलिए, माधव कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 15 भी नहीं समझा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या नहीं समझा तुम्हें बताओ, बस मुझे यह बता दो कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15 में माधव बेटा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आंसर में क्या चीज नहीं लिखी है, क्या चीज मिसिंग है? आंसर पूरा नहीं है, ये बताओ क्या चीज मिसिंग लग रही है? आवर्स वाला पूरा होगा भाई। हमने इतनी ज्यादा डिस्कशन करे हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल लिए हैं कि 60 आवर्स वाला आर्टिकल में अगर आप लॉन्गर पीरियड रखते हो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। भाई अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आपको 60 घंटे पहले करना है और लॉ में लिखा हुआ है आपको 48 घंटे पहले करना है, तो आपको लॉन्गर पीरियड को इग्नोर कर देना है, ठीक है? तो अगर आपको लॉन्गर पीरियड को इग्नोर कर देना है तो लॉ के पीरियड को फॉलो करना है, 48 आवर्स वाला फॉलो करना है। अगर हमने 54 आवर्स पहले कराया, यानी क्या हमने 48 आवर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया? द आंसर इज यस, क्योंकि लॉ हमें 48 घंटे पहले करने को कहता था, हमने 54 आवर्स पहले करा, यानी हमने आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करा लेकिन लॉ को फॉलो करा। आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करा लेकिन लॉ को फॉलो करा, ठीक है? तो यहां पर क्या इसे वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, क्योंकि लॉ में ही लिखा है अगर आर्टिकल्स में लॉन्गर पीरियड मेंशन है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स में लॉन्गर पीरियड वाला पॉइंट जो है वो वाइड माना जाता है, दनियल कह रहा है सर क्वेश्चन 7 बता दीजिए। बेटा अभी तो बताया, 2 मिनट पहले क्वेश्चन 7 ही तो बताया। चलिए, आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है। मिस्टर पिंक के पास 100 पार्टली पेड अप शेयर है रेड लिमिटेड के, 100 पार्टली पेड अप शेयर हैं, पार्टली पेड अप, ठीक है? 100 पार्टली पेड अप शेयर्स हैं रेड लिमिटेड के। ओके दनियल बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना क्लास में लास्ट में सिर्फ तुम्हारे लिए रुक के बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ले लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकियों को मुझे कराने दो, ठीक है बेटा? चलिए,
है ना, बाकियों को कराने दो ताकि बाकियों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, मिस्टर पिंक 100 पार्टली पेड अप शेयर ओन करते हैं कंपनी के। द कंपनी आस्क्ड हिम टू पे द फाइनल कॉल। द कंपनी आस्क्ड हिम टू पे द फाइनल कॉल। कंपनी ने कहा कि भाई फाइनल कॉल पे कर दो, फाइनल कॉल पे कर दो। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, किसी रीजन की वजह से वो बेटा पैसे नहीं दे पाया कंपनी को। जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में चेयरमैन ने उसे वोट डालने से मना कर दिया क्योंकि उसने कॉल्स पे नहीं करे थे। ये रीजन देकर कि आर्टिकल्स डू नॉट परमिट अ शेयर होल्डर, आर्टिकल्स डू नॉट परमिट अ शेयर होल्डर टू वोट इफ ही हैज नॉट पेड द कॉल्स ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। इफ ही हैज नॉट, क्योंकि आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं देता तो उसकी वोटिंग छीनी जा सकती है। ओके, मिस्टर पिंक ने चेयरमैन के इस डिसीजन को कंटेस्ट किया कि भैया तुम गलत बोल रहे हो। आप बताओ कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या मिस्टर पिंक ने कंटेंशन सही करा है, क्या वो सही रीजन पर लड़ रहा है? तो आप लोग जानते हो यहां पर क्लियरली क्या मेंशन है, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। और अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है तो क्या होगा, क्या होगा? अलाउड है ना, हमने पढ़ा था सेक्शन 106 कहता है कि अगर आर्टिकल्स में पावर है तो आप कर सकते हो। यानी चेयरमैन जो है वो सही कर रहा है, उसके पास इस चीज का राइट है। और मिस्टर पिंक बेटा कंटेंशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे पटापट से पैसे दे देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आया था नवंबर 18 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर एक्स एक मेंबर है LKM लिमिटेड का, इसके पास 250 शेयर्स है, पार्टली पेड 250 शेयर्स है। कंपनी ने बेटा जनरल मीटिंग बुलाई जिसमें एक्स को वोटिंग करने से मना कर दिया क्योंकि इसने बेटा कॉल्स पे नहीं करी। आपको बताना है क्या कंपनी एक्स को मना कर सकती है वोट डालने से? अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखी है, तो क्या कंपनी एक्स को वोट डालने से मना कर सकती है? तो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था, वहां पर आर्टिकल्स में मेंशन था। नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, यहां पर आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है। तो क्योंकि आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन है कि आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है, तो क्या कंपनी रोक सकती है? द आंसर इज नो। कंपनी डिनायल टू एक्स इज नॉट वैलिड। कंपनी एक्स को मना नहीं कर सकती है, कंपनी एक्स को मना नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा, मिराज लिमिटेड ने नोटिस इशू करा, मिराज लिमिटेड ने नोटिस इशू करा with the agenda for 9 businesses to be transacted in the annual general meeting, two businesses were regarding, और 2 बिजनेस, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने वहां पर भी मार्क कराया था, इसको स्टार मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 बिजनेस रिलेट करते थे, एक मिस्टर एस को अपॉइंट करने वाला डायरेक्टर और एक मिस्टर पी को अपॉइंट करने वाला, मिस्टर एस और मिस्टर पी को डायरेक्टर अपॉइंट करने वाला। चेयरमैन चाहता है कि 9 के 9 बिजनेस को अलग अलग रेजोल्यूशन पास नहीं कराना चाहता, वो क्या कराना चाहता है? वो चाहता है कि एक ही बारी में मैं 9 बिजनेस का अप्रूवल या रिजेक्शन ले लूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो नॉर्मली तो आप सारे रेजोल्यूशंस को एक साथ ले सकते हो, लेकिन अगर किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन की बात है तो उसे एक साथ नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ऑल द 9 बिजनेस कैन नॉट बी मूव्ड टुगेदर। इनमें से क्या करना, 9 बिजनेसेस में बेटा डायरेक्टर वाले बिजनेसेस को अलग कर दो, और 2 बिजनेसेस
जो अपॉइंटमेंट वाले हैं उन्हें अलग कर दो। इन दोनों रेजोल्यूशन को छोड़कर अदर सेवन बाकी के 7 रेजोल्यूशन जो है वो एक साथ रेजोल्यूशन में मूव कर सकते हैं अगर मेंबर्स उन्हें यूनैनिमसली एग्री करते हैं। यूनैनिमसली मतलब 100% एग्री करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। एमटीपी अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की जनरल मीटिंग में मैटर को पास करा गया स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया गया। यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा इस केस में, टोटल मेंबर कितने हैं? 40 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 40 मेंबर्स प्रेजेंट थे। 20 ने फेवर में वोट डाला, 5 ने वोटिंग अगेंस्ट में किया और 5 ने इनवैलिड वोट डाला और 10 लोगों ने वोट नहीं डाला। आपको बताना है कि क्या ये रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या फेल हुआ है। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि पास हो गया, चेयरमैन कह रहे हैं कंपनी के पास हो गया, तो मैं 5 को यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? क्या ये 20 के इक्वल, देख लीजिए, क्या 20 यानी वोट इन फेवर इससे ज्यादा या इक्वल है? द आंसर इज यस। ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्या चेयरमैन ने सही कहा कि एसआर पास हो चुका है? बिल्कुल सही कहा बेटा, चेयरमैन ने एसआर पास हो चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं किया या जिन लोगों ने गलत वोट डाला होता है उनको हम अपनी काउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। इनवैलिड वोट और जो लोगों ने वोट नहीं डाला उनका काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवंबर 2018 एग्जाम का। नवंबर 2018 एग्जाम का क्वेश्चन क्या कहता है? मेंबर्स ऑफ जेडए लिमिटेड होल्डिंग लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मेंबर्स ऑफ जेडए लिमिटेड होल्डिंग लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर भेजना चाहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन को, स्पेशल नोटिस को, कि भैया ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए रिटायरिंग ऑडिटर की जगह एक नया ऑडिटर है। आप बताइए क्या मेंबर्स ने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया है या नहीं किया है? यस खुशी बेटा, इससे एसआर पास हुआ है बेटा। तो यहां पर देखिए 10 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले यहां पर इन्होंने प्रोविजन लिखा नॉट लेस देन 1%, यानी मिनिमम 1% तो होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुआ? एग्जैक्टली लेस देन 1% है। लॉ कहता है मिनिमम 1% और क्वेश्चन कहता है 1% से कम। तो क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई सेक्शन 115 की, क्योंकि कंपनी के वो मेंबर्स जो 1% से कम है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसे कंपनी की मीटिंग में रेजोल्यूशन को नहीं लिया जाएगा। अब आपका एक डाउट आएगा, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए लिखा है, क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, यहां पर तो होना चाहिए सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपए। क्या आपको इस पर किसी को डाउट आया था कि नहीं? पढ़कर देखो जो मैंने लाइन पे हाईलाइट किया है। हाउएवर ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट डाउट आपको आ सकता है।
ठीक है, तो यहां पर काट कर लिख लीजिए सम नॉट लेस देन, यहां पर काटकर एक्सीडिंग वर्ड को काट कर लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर काट कर लिख लीजिए लेस देन। ओके ओके, एक्चुअली में सेक्शन में एक्सीडिंग वर्ड यूज कर दिया और रूल्स में लेस देन ही लिखा हुआ है, और करेक्ट इंटरप्रिटेशन भी मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, ना कि मैक्सिमम 5 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा, लेस देन ही लिखेंगे, आप इसको कट करके लेस देन लिख लीजिएगा। कर लिया, यस और नो? कर लिया आपने एक्सीडिंग काट के लेस देन 5 लाख, मतलब नॉट लेस देन 5 लाख, मतलब मिनिमम 5 लाख होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, क्या नोट भी कट होगा? नहीं बेटा, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 5 लाख। चलिए, जय कह रहा है मॉड्यूल में भी गलत लिखा है। नहीं बेटा, मॉड्यूल में गलत नहीं लिखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो, आओ तुम्हें आओ सुनाऊं, जैसा होता है कभी कभी, ये देखो, प्यार कहां है? 115, ओ 115, 115 कहानी, पेज नंबर 7.70 बच्चा बता रहा है। चलिए, पेज नंबर 7.70, यहां पर ये देखिए, अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। पेज नंबर 7.69 पे आ जाओ पहले। मनप्रीत बेटा, पीडब्ल्यू वाली बुक बेटा ड्राइव पे अपलोडेड है, सेपरेट बुक नहीं मिल रही क्या? मेरे हिसाब से सेपरेट बुक पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाती है मनप्रीत, ठीक है, बाकी सॉफ्ट में भी अपलोडेड है, तुम खुद भी प्रिंट करा सकते हो। यहां पर पेज नंबर 7.69 देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए, क्या सबको दिख गया? यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा? ये सेक्शन है, सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए। लेकिन लेकिन अगर आप रूल में जाते हो, रूल में पेज नंबर 7.70 पे यहां पर लिखा हुआ है सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपए, रूल्स में लिखा हुआ है सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपए, सम नॉट लेस देन 5 लाख रुपए, और एक्ट में लिखा हुआ है सम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम के लिए क्या फॉलो करेंगे? हम एग्जाम के लिए ये वाला प्रोविजन फॉलो करने वाले। क्लियर है सबको? आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 19, ये तो यार थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अरे अर्नब बेटा, बुक में गलत नहीं लिखा हुआ है, एक्ट में ही ऐसे लिखा हुआ है, एक्ट में एक्सीडिंग लिखा हुआ है और रूल्स में नॉट लेस देन लिखा हुआ है, बुक में गलत नहीं है, एक्ट में ही ऐसे लिखा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, लिखा है तो लिखा है। श्वेता, नॉट लेस देन 5 लाख का मतलब होता है कि मिनिमम 5 लाख या उससे ज्यादा, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 5 लाख हो सकता है या 5 लाख से ज्यादा हो सकता है, ठीक है श्वेता।
चलिए, ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में डिफरेंस बताना है आपको। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डिफरेंस दे देना है और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में मेंशन कर देना है कि भैया यहां पर इसके बारे में कि जो वोटिंग है वो कैसे होगी। एक में वोट फेवर ज्यादा होंगे वोट अगेंस्ट से, और एक में वोट फेवर या तो इक्वल होंगे या 3 टाइम्स होंगे। किसके? या तो इक्वल होंगे 3 टाइम्स के या इक्वल उससे ज्यादा होंगे। ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलिए, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। आईसीएआई मॉड्यूल, आईसीएआई मॉड्यूल एक कंपनी है अमित लिमिटेड, जिसकी जनरल मीटिंग थी। चेयरमैन ने कहा कि भैया मिनट्स में कुछ बातों को वो नहीं लिख रहे हैं, कुछ बातों को वो मिनट्स में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी। लेकिन शेयर होल्डर मनोज ने कहा कि भाई मिनट में तो फेयर एंड करेक्ट समरी आनी चाहिए, तुम्हें सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। चेयरमैन तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कुछ चीजों को बिना लिखे मिनट्स में लिखो ही ना। आप बताइए कौन सही? क्या मनोज सही कह रहा है कि चेयरमैन हटा नहीं सकता, या चेयरमैन सही है कि भैया हां मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी हटा सकता हूं अगर मुझे लगता है कि वो डिफेमेटरी है, इररेलेवेंट है या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? तो आप जानते हो भैया कि चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। क्या है? एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, मतलब 100% पावर है। इन 3 कारण की वजह से उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो वो बात मिनट्स में नहीं लिखेगा, वो चाहे तो मिनट्स में बात नहीं लिखेगा। सो द कंटेंशन ऑफ मनोज जो कि शेयर होल्डर है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ ने चेयरमैन को 100% पावर दी है कि किस बात को मिनट्स में लिखना है और किस बात में नहीं लिखना है, प्रोवाइडेड कि उन 3 रीजंस की वजह से चेयरमैन ऐसे कर रहा है, उन 3 रीजंस की वजह से चेयरमैन ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा, एमटीपी अक्टूबर 2018, अप्रैल 2019 और जैन 2021 में आया हुआ सवाल। चलिए, क्वेश्चन क्या है? वीना लिमिटेड, ठीक है, वीना लिमिटेड होल्ड कर रहा है एजीएम को। वीना लिमिटेड होल्ड कर रहा है एजीएम को। कब होल्ड कर रहा है? 15 सितंबर 2018 को होल्ड कर रहा है। 15 सितंबर 2018 को होल्ड कर रहा है। द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द मिस्टर मोहन राव, ठीक है। चलिए, एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 17 तारीख को मोहन राव चेयरमैन बिना मिनट्स को साइन करे इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया से बाहर लंदन चले गए। आपको बताना है कि अगर मोहन राव अवेलेबल नहीं है तो अब एजीएम के मिनट्स पर सिग्नेचर कौन करेगा? अब एजीएम के मिनट्स पर सिग्नेचर कौन करेगा? जनरल मीटिंग की बात हो रही है, ध्यान से देखिए, जनरल मीटिंग की बात हो रही है। तो आप जानते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी डायरेक्टर को ऑथोराइज्ड कर देंगे, किसी भी। तो डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द पर्पस। डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज, जिस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस भी डायरेक्टर को इस चीज की अथॉरिटी देंगे वो साइन करेगा। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर के अलावा किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि लॉ ने क्लियरली बोला है आपको अथॉरिटी देनी है तो किसको देनी है? डायरेक्टर को ही देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा, मिस्टर लॉरेल जो कि हार्डली लिमिटेड का शेयर होल्डर है। हार्डली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। मिस्टर लॉरेल डिजायर टू इंस्पेक्ट
वो इंस्पेक्ट करना चाहता है मिनट बुक्स को जनरल मीटिंग की और कुछ रेजोल्यूशंस की कॉपी लेना चाहता है। आपको बताना है क्या वो मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है और क्या वो कॉपी ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा मिनट्स बुक को तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कॉपी लेने की, अगर मैं बात करता हूं कॉपी लेने की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉपी लेने की, तो कॉपी में डिपेंड करता है। अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है, अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है, भाई मिनट बुक तो फ्री में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है पिछले 3 सालों की मीटिंग की, तो सॉफ्ट कॉपी भी फ्री में मिल जाती है, अदरवाइज उसे 10 रुपए पर पेज का चार्ज देना होता है। ठीक है, सो द बुक्स कंटेनिंग इन द मिनट्स विदाउट चार्ज आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेंगी जो भी होगी। और 7 दिन के अंदर आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर देती है, 7 दिन के अंदर आपको कंपनी क्या प्रोवाइड कर देती है, जो भी कॉपी आपने मांगी होती है दे देती है, लेकिन आपको फीस पे करनी होती है जो कि प्रिस्क्राइब होती है, जो कि फीस प्रिस्क्राइब होती है। तो मिस्टर लॉरेल बेटा यहां पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं मिनट्स बुक को, और अगर वो चाहे तो सॉफ्ट कॉपी फ्री में ले सकते हैं, अगर वो चाहे तो सॉफ्ट कॉपी फ्री में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लॉरेल भैया अपने किसी दोस्त को अथॉरिटी दे सकते हैं क्या मिनट बुक इंस्पेक्ट करने की? तो बेटा लॉ में कहीं पर भी अथॉरिटी देने की बात क्लियरली मेंशन नहीं है, कहीं पर भी अथॉरिटी देने की बात क्लियरली मेंशन नहीं है, इसीलिए लॉरेल कैन नॉट ऑथोराइज्ड हिज फ्रेंड टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, तो वो अपने दोस्त को ऑथोराइज नहीं कर सकते हैं, वो अपने दोस्त को ऑथोराइज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आरटीपी मई 21 का क्वेश्चन है। प्रेस्टाइन लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो अपनी एजीएम कंडक्ट करा रही है 31 अगस्त 2020 को। 10 दिन बीत चुके हैं 31 अगस्त को, यानी मीटिंग हुए 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए ओके सर, बट इट स्टिल नॉट फाइल्ड। संतोष ये तो तुम्हें सेक्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा दोबारा। बट इट हैज स्टिल नॉट फाइल्ड रिपोर्ट ऑन एजीएम, बट इट इज स्टिल हैज नॉट फाइल्ड ऑन एजीएम। ठीक है, उसने अभी तक एजीएम की रिपोर्ट फाइल नहीं करी है। कंपनी का अकाउंटेंट आपके पास आया है, कह रहा है मुझे एडवाइस कर दो कि क्या कंपनी को एजीएम की रिपोर्ट फाइल करनी भी है या नहीं करनी है। तो लॉ बेटा क्लियरली मेंशन करता है कि अगर तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, अगर तुम्हें एक लिस्टेड कंपनी हो तो तुम्हें एजीएम की रिपोर्ट एमजीटी 15 में 30 दिन के अंदर आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी, 30 दिन के अंदर आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर किसके साथ फाइल करनी पड़ेगी रिपोर्ट? आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ती है। सारी कंपनियों को नहीं करनी होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को बनाकर फाइल करनी होती है। तो यस, इस कंपनी क्योंकि लिस्टेड कंपनी है इसीलिए इसको कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट क्यों लिखा है भैया? यहां पे लिख दीजिए फाइल अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट विद द आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम 31 अगस्त। 31 अगस्त से 30 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट ऑन एजीएम जो है फाइल हो जानी चाहिए, रिपोर्ट ऑन एजीएम जो है फाइल हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एमटीपी अप्रैल 21 का सवाल आया था, एमटीपी अप्रैल 21 का। आपको रीजन के साथ बताना है ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एनुअल जनरल मीटिंग को कैन बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलिडे, क्या एजीएम नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? ये स्टेटमेंट तो एकदम क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और अ कंपनी शुड फाइल इट्स एनुअल रिटर्न, अ कंपनी शुड फाइल इट्स एनुअल रिटर्न विद इन 6 मंथ
ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में फाइल करना होता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये हमें 60 दिन, एजीएम के 60 दिन के अंदर फाइल करना होता है, इसीलिए ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। अबे कितने क्वेश्चन है यार इस चैप्टर में यार, बताओ। लो संतोष कह रहा है 180 दिन। बेटा एजीएम के, ओ बेटा एजीएम के 60 दिन के अंदर फाइल करना होता है। कहां हो बेटा तुम? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। ए और उसकी वाइफ बी, ए और उसकी वाइफ बी का ज्वाइंट डीमेट अकाउंट है वृंदा लिमिटेड में। कंपनी की एजीएम में 28 अगस्त में हुई है। आप बताइए एजीएम में वोट कौन करेगा? एजीएम में वोट कौन करेगा? ठीक है, एजीएम में वोट मिस्टर ए करेंगे या उनकी वाइफ मिस्टर बी करेगी? जल्दी बताइए, ए करेंगे या उनकी वाइफ बी करेगी? तो आपको लिखना है भैया, आपको लिखना है जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा होगा वो करेगा। ठीक है, जिसका नाम रजिस्टर में पहले होगा उसको वोट करने दिया जाएगा, उसको वोट करने दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर बताया है क्या? क्वेश्चन में ए का नाम पहले लिखा है, इसका मतलब रजिस्टर में भी उसका नाम पहले लिखा होगा क्या? ठीक है, सो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में पहले लिखा जाएगा उसको दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन प्रभास लिमिटेड का, लास्ट क्वेश्चन प्रभास लिमिटेड का। प्रभास लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग इट्स शेयर्स लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी लिस्टेड है, कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है। कौन से शेयर लिस्टेड है नहीं बताया, इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं बताया। कंपनी के 5000 मेंबर्स हैं, कंपनी के 5000 मेंबर्स हैं। ठीक है, द एजीएम ऑफ द कंपनी इज टू बी हेल्ड ऑन 7 सितंबर 2022। कंपनी की एजीएम होने वाली है 7 सितंबर 2022 को। एज पर दी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको कंपनी को एडवाइस करना है क्या कंपनी को रिमोट ई वोटिंग है ना लगेगी या नहीं, और रिमोट ई वोटिंग लगेगी तो वो कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी। चलिए बच्चा कह रहा नई टी शर्ट। अरे बेटा क्या नई टी शर्ट बेटा, तो यहां पर बेटा क्योंकि कंपनी के शेयर लिस्टेड है और 1000 मेंबर से ऊपर है ना, 1000 मेंबर से ऊपर है, तो इस कंपनी को बेटा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्योंकि 7 सितंबर को मीटिंग है तो 6 सितंबर को क्या होगा, 6 सितंबर को क्या होगा, शाम 5 बजे, 6 सितंबर को शाम 5 बजे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। क्या क्लोज हो जाएगा? अरे वोटिंग का पीरियड क्लोज हो जाएगा। और क्योंकि हम 3 दिन के लिए देते हैं तो 4 सितंबर को नॉर्मली सुबह 9 बजे आपकी जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 4 तारीख 5 तारीख मिनिमम 6 दिन, तो यहां पर देखिए 10
if the AGM is going to be held on 7 September, the facility of remote e-voting ओपन होगी 4 सितंबर को और क्लोज होगी 6 सितंबर को 5 बजे। ऋषभ बेटा आपको लेक्चर नंबर 1 प्रीलिमिनरी चैप्टर से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे हौले हौले लेक्चर्स को देखते जाना है। क्लियर है? चलिए वापस चलते हैं दानियल के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि एक कंपनी को, दानियल बेटा एक कंपनी को कहां गया, एक कंपनी को जनरल मीटिंग में 2 डिसीजन लेने हैं, 2 डिसीजन, डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2। डिसीजन नंबर 1, डिसीजन नंबर 2, क्या जनरल मीटिंग में 2 डिसीजन लेने हैं? ठीक है, ओके सर। डिसीजन नंबर 1 क्या था? कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, यानी सेक्शन नंबर 61 अप्लाई करना चाहती है। याद है क्या? अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। ओके ओके सर। और डिसीजन नंबर 2 क्या लेना चाहती है कि रिटायरिंग ऑडिटर की जगह अपॉइंटमेंट, वो रिटायरिंग ऑडिटर नहीं सॉरी, अपॉइंटमेंट करना चाहती है, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर, फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये दूसरा डिसीजन लेना चाहती है। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा दिसंबर 1 और दिसंबर 2 में, दिसंबर 1 कह रहा हूं, डिसीजन 1 और डिसीजन 2 में। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब कंपनी जो है नोटिस भेज रही है। किसको नोटिस भेज रही है? मेंबर्स को। किस चीज का नोटिस भेज रही है? जनरल मीटिंग का, जो भेजा जाता है 21 क्लियर डेज। ठीक है, जो भेजा जाता है 21 क्लियर डेज में। इस नोटिस के अंदर क्या किया? इस नोटिस के अंदर बेटा इन्होंने, शेयर होल्डर ने कंप्लेन करी कि कितना इंक्रीज कर रहे हो शेयर कैपिटल, कितना इंक्रीज कर रहे हो आप, कितना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, यह नोटिस में मेंशन ही नहीं है, यह नोटिस में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि रिम्यूनरेशन, ऑडिटर की रिम्यूनरेशन कितनी बता रहे हो, ऑडिटर की जो अमाउंट, इसकी सैलरी कितनी है, ये सैलरी नहीं रिम्यूनरेशन ही बोलना चाहिए, रिम्यूनरेशन कितनी है वो भी नोटिस में मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या नोटिस एज पर लॉ है या नहीं है, ये क्वेश्चन है बेटा धन्यवाद। क्या अब आपको क्वेश्चन समझा कि सवाल क्या है? क्या दनियल अब बेटा तुम्हें क्वेश्चन समझा कि नहीं? तो बस उन्होंने यही कहा कि ये स्पेशल बिजनेस है और ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है, ये स्पेशल बिजनेस है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो यहां पर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत होती है, स्पेशल बिजनेस में होती है, ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होती। तो यहां पर आपके नोटिस में क्योंकि इनकंप्लीट चीजें हैं और इसीलिए नोटिस को क्या माना जाएगा? इनवैलिड नोटिस माना जाएगा, इनवैलिड नोटिस माना जाएगा। विक्रम कह रहा है सर ट्रैकर अपडेट कर दो बेटा। हां बेटा, आज रात को 1 बजे का मुहूर्त मैंने पंडित से निकाला है बेटा, पंडित जी से निकलवाया है। उन्होंने कहा रात को 1 बजे अगर आप ट्रैकर को अपडेट करेंगे तो आपके लॉ के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। ठीक है विक्रम, 10 बार और लिखना है तुम्हें ट्रैकर करके, 10 बार और, इससे कम नहीं।
बताओ, लिख ही नहीं रहा है विक्रम। अरे यार लिखो यार, 10 बार और लिखना है कम से कम तुम्हें। ट्रैकर ट्रैकर 10 बार, इससे कम नहीं। जब लिखने को कह रहा हूं तो लिख नहीं रहा है, पर लिखो यार। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके सर, क्या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें? तो उसका कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का। उसका ये रीजन है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ना करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो आपको कल वो रिकॉर्डेड क्लास मिलने ही वाली है, ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है। ठीक है चलिए। अबे पेंसिल की चार्जिंग इतनी कम कैसे हो गई? हाँ बेटा, बिल्कुल अर्शिल बेटा। ठीक है, हाँ ईशा बेटा, मैं डलवा दूंगा, डोंट वरी। मैं लिस्ट डलवा देता हूं। पेंसिल बेटा मैग्नेटिक चार्ज है। अगर पेंसिल को तुम आईपैड के साथ ऐसे चिपका दोगे तो अपने आप चार्ज होने लगती है। मतलब आईपैड से ही चार्ज होती है, मतलब यहां पर जैसे अटैच कर दिया ना, वहीं से चार्ज होती है। आकाश कह रहा है कि सर चैप्टर 2 का कुछ बाकी था ना। बेटा चैप्टर 2 का जो बाकी था वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। उसमें बस ये लिखा हुआ है बेटा चैप्टर 2 में कि अगर आप मेंबर को कोई भी नोटिस भेजते हो तो वो नोटिस कब भेजा हुआ माना जाएगा? जब वो ऑर्डिनरी कोर्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग का जो नोटिस है, जनरल मीटिंग के जो नोटिस होते हैं, वो लॉ ये मान लेता है कि 48 घंटे में सामने मेंबर को पहुंच गया था, 48 घंटे में मेंबर को पहुंच गया था। नाजिर बेटा एमसीक्यू अपलोडेड है बेटा, आप क्यों अब तुम स्पैम कर रहे हो? सारे एमसीक्यू अपलोडेड है बेटा। आप चेक कर लीजिएगा, ड्राइव पे एमसीक्यू अपलोड हो चुके हैं। चलिए यस जय बेटा, वो मैं अलग से आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स में डलवा दूंगा। ठीक है जय बेटा। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। यस ईशा बेटा, वहां से ले सकता है बिल्कुल। आईईपीएफ से आप अपनी चीजें वापस ले सकते हो, लेकिन आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। ठीक है ईशा। चलिए, तो सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे सीधा 19th संडे को। मोस्टली संडे को हो सकता है मैं आपको इन दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज करा दूं, और दोनों चैप्टर क्योंकि छोटे चैप्टर है तो एमसीक्यूज भी ज्यादा नहीं होंगे। इन चैप्टर से
जो होने वाले हैं वो केस स्टडी से ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नवंबर 23 का पेपर भी आपका इन्हीं चैप्टर्स का कवर किया गया है। जैसे हमने कंपनीज एक्ट का नवंबर 2023 का पेपर कवर किया है ना, वैसे ही बेटा इन चैप्टर्स का, ये जो चैप्टर आपके होने वाले हैं उसमें नवंबर 23 का भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, सबको मेरी तरफ से बच्चों हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।